नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी चुनाव निकट कैसे मिलेगा टिकट। दोनों ही दलों में टिकट को लेकर लोकसभा चुनाव जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर कवायदें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने जहां 3 स्तर पर सर्वे का फार्मूला निकाला है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी अपना सर्वे का दौर चल रहा है। बीजेपी ने जो विधानसभा चुनाव में एक प्रयोग किया था कि 7 सांसदों को चुनाव दिया, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री थे, एक राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव मैदान में उतारा और प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिससे भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार 2018 में जो चुनाव हार गई थी वो 163 सीटों के साथ ही बड़े बहुमत से सरकार बनाने में फिर सफल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमट कर इस चुनाव में रह गई। अब कांग्रेस के सामने जो बदलाव कांग्रेस संगठन में भी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता स्तर पर बदलाव होने के बाद अब कांग्रेस सामने एक जो नई चुनौती खड़ी हुई है कि जो कांग्रेस लगातार चुनाव में हार रही है, लोकसभा की जो सीटें उसकी कम हो रही हैं, उसको कैसे रिकवर करे। यदि हम लोकसभा के नतीजों के नज़रिए से देखते हैं जो वोट परसेंटेज है तो कांग्रेस को 10 लोकसभा क्षेत्रों में अच्छे वोट मिले, हालांकि वो सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बना पाई। तो कांग्रेस को उम्मीद उन 10 लोकसभा क्षेत्रों पर टिकी हुई है जहां पर कि वो यदि मेहनत करे तो शायद अपना पुराना जो रिकॉर्ड है उसको बदल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1991 से यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस लगातार पिछड़ती रही है। 2009 का एक लोकसभा चुनाव जरूर ऐसा था जहां कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, लेकिन इसके बाद के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस लगातार घटती रही और 2019 में तो कांग्रेस केवल 1 सीट छिंदवाड़ा जीतने में ही सफल रही है। 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो अब जो ऐसे कठिन दौर में जबकि राम नाम की महिमा का गान हो रहा है तो लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, उसको लेकर कांग्रेस में सर्वे की सियासत चल रही है, टिकट के लेकर अलग अलग स्तर पर सर्वे हो रहे हैं। तो दोनों ही दल की जो तैयारियां हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। का चुनाव निकट, सर्वे से मिलेगा टिकट, कांग्रेस के सामने चुनौती विकट। एक बार फिर सर्वे के आधार पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में टिकट देगी। इसके लिए पार्टी ने 3 सर्वे करवाने का प्लान बनाया है। सर्वे में नाम आया तो ही टिकट पर विचार होगा। इसकी रूपरेखा भी कांग्रेस ने तैयार कर ली है। एक सर्वे सुनील कानूगोलू टीम करेगी तो दूसरा सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कराएगी। वहीं तीसरा सर्वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से करवाया जाएगा। यानी कांग्रेस इन सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को तलाशेगी। कांग्रेस की रणनीति तो फरवरी तक टिकट फाइनल करने की है। वहीं कांग्रेस नेता टिकट बंटवारे के इस फॉर्मूले को कैसे देख रहे हैं वो समझ लीजिए। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी का त्रिस्तरीय सर्वे हो रहा है। एक एआईसीसी स्तर पर हो रहा है, दूसरा जो एआईसीसी ने लोकसभा के कोऑर्डिनेटर बनाए हैं प्रभारी, उन्हें उनकी रिपोर्ट पर प्रत्याशी का चयन होगा। तीसरा प्रदेश कांग्रेस ने जो प्रभारी बनाए हैं उनकी रिपोर्ट पर भी चयन होगा और इन तीनों की रिपोर्ट को समाहित कर जो भी बेहतर से बेहतर कैंडिडेट होगा पार्टी उसे टिकट देगी। और विधानसभा से उसके परिणामों को देखते हुए हमारी स्थिति 11 सीटों पर बहुत बेहतर है। इधर लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का फॉर्मूला बीजेपी भी तैयार कर रही है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी चौंका सकती है। जाहिर है कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया है और अब लोकसभा में वो किस आधार पर टिकट देगी इस पर भी निगाहें टिकी हैं। हालांकि युवाओं को टिकट देने की चर्चा सियासी गलियारों में ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने टिकट देने के लिए क्या प्लान तैयार किया है वो जान लेते हैं। देखिए, बीजेपी जो है कांग्रेस की तरह सर्वे और सर्वे सर्वाओं की पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है व्यक्ति जिसको प्रत्याशी के रूप में नामांकित करती है उसके संगठन में, समाज में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके संबंध में पूरा एक सर्वे किया जाता है। उसके बारे में एक जानकारी ली जाती है, उसके जो भी उसने समाज में कार्य किए हैं उसके बारे में विचार किया जाता है और उसके बाद में पार्टी और राष्ट्र के प्रति उसका किस तरह से कमिटमेंट है उसको देखने के बाद में और जो टिकट है उसके बारे में तय करती है।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रयोग सफल रहा था। वहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद जो कपड़ा फाड़ जंग शुरू हुई थी वो सभी ने देखी। उस दौरान कहा गया कि नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह की टिकट बंटवारे में चली और सर्वे धरे के धरे रह गए। ऐसे में अब सवाल यही कि क्या लोकसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट दे पाएगी? अगर हाँ, तो 3 सर्वे में से किसके सर्वे को ज्यादा तवज्जो मिलेगी या फिर टिकट बंटवारे में दिग्गजों की मनमानी चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखा आपने, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। दोनों को काफ़ी अनुभव है राजनीतिक क्षेत्रों का, लंबे समय से राजनीतिक रिपोर्टिंग की है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही दोनों को जाना जाता है। सबसे पहले मैं रमेश जी आपके पास आना चाहूँगा। रमेश जी, अभी हमने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। यदि ये स्थिति अच्छी है तो विधानसभा चुनाव में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। वहाँ पर भी केंद्रीय स्तर पर भी सर्वे कराए गए थे, राज्य के स्तर पर भी प्रदेश संगठन ने सर्वे कराया था। उसके बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड यदि लोकसभा चुनाव का कांग्रेस का हम देखते हैं तो कांग्रेस लगातार कम होती चली जा रही है। तो ऐसे में क्या ये कांग्रेस के जो 3 स्तर का जो सर्वे का फार्मूला है, ये क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा? देखिए पटेरिया जी, सबसे बड़ी बात है पिछली बार जो सर्वे हुए थे और हम लोगों ने चर्चा भी की थी, सुरेश जी ने भी, हम लोगों ने साथ साथ चर्चा की है कि पिछली बार मतदाता में थोड़ा सी चुप्पी थी। मतदाता में जो लोग मुखर थे वो वही लोग मुखर थे जो किसी राजनीतिक दल के समर्थक थे या किसी राजनीतिक दल के विरोधी थे, वो लोग मुखर थे। आम मतदाता चुप था। इसलिए पिछली बार के सर्वे धरा का धरा रह गया और जो रिजल्ट आया हम सब ने देखा। और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को उम्मीद कर सकते हैं। वो भिंड में कर सकते हैं, मुरैना कर सकते हैं, छिंदवाड़ा कर सकते हैं, झाबुआ कर सकते हैं, मंडला कर सकते हैं। कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस उम्मीद कर सकती है। अब उनके पास क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, 1 सीट है ले दे करके लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में अगर वो 2 सीट भी ले लें, 3 सीट भी ले लें, 4 भी ले लें, तो उनके लिए एक उपलब्धि ही मानी जाएगी। इसलिए ये कांग्रेस बराबर ये कोशिश कर रही है, जहां पर कहीं ना कहीं भाजपा इतनी ताकत के बावजूद भी पिछड़ गई है, उन सीटों पर फोकस किया जाए और किस प्रकार उम्मीदवार उतारा जाए। और अभी जिस तरह के संगठन में उन्होंने परिवर्तन किया है, उस संगठन को देख करके लगता है कि अगर युवा या औसत युवाओं को वो अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से कुछ चीजों को तो बदलाव वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल, कुछ बदलाव की संभावनाएं दिख रही, क्योंकि युवा नेतृत्व तो कांग्रेस के सामने है, आ चुका है और वो लगातार सक्रिय भी दिख रहा है। सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया था कि अचानक उनने 2 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, उसमें से एक केंद्रीय मंत्री अब तो राज्य सरकार में भी मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव मैदान में उतारा, तो क्या कांग्रेस की जो रणनीति चल रही है, कांग्रेस जिस हिसाब से यहाँ पर मैदान में ताकत लगाने की कोशिश कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा में जो प्रयोग किया था केंद्रीय नेताओं को, सांसदों को चुनाव लड़ाकर, तो क्या इस बार भी ऐसा वो कोई प्रयोग कर सकती है कि मध्य प्रदेश के कुछ मंत्री या विधायकों को चुनाव में टिकट दे दे और मुकाबला फिर वो अपनी तरफ ले जाए? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं प्रभु जी कि नरेंद्र मोदी जी अपने तरीके से एक प्रयोग कर रहे हैं और चूंकि उनका इस समय देश में सिक्का चल रहा है तो उनके सभी प्रयोग सफल हो रहे हैं, सफल हो भी जाते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय सांसद और नेताओं को यानी केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था, उसके पीछे का केवल एक मकसद था जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली और वो था शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करना। तो एक माहौल बनाना भी था शायद उसमें, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में। हाँ, इसको भी कहा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को इन नेताओं की तरफ देख करके बोथरा किया जाए, ऐसी मानसिकता भी थी। इसमें किसी को संशय नहीं है, क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं अधिक आगे उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के समय हम सबसे बड़ा परिवर्तन एक ये देखेंगे कि जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है वो इस बार किस पार्टी के पास जाती है। यदि ये केवल नाथ परिवार की यानी कमलनाथ परिवार की है
तो मैं बार बार जो इस बात को कहता आया हूं, आज प्रारंभ से ही इस बात को मैं जोड़ देता हूं कि कमलनाथ का परिवार जो है लोकसभा चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल में होगा, इसके बारे में हमको खुद परख या ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। ये मानने वाली बात है, एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि मान लो कि कमलनाथ जी का परिवार भाजपा में नहीं आता है, यानी नकुलनाथ जी भाजपा की ओर से कैंडिडेट नहीं बनते हैं, तब की स्थिति में जिस प्रकार की घेराबंदी की जा चुकी है, उस घेराबंदी के आधार पर ये 29वीं सीट लेने की भी कांग्रेस भाजपा कोशिश करेगी। ये अलग बात हो सकती है कि ये मान लो माइनस हो जाती है या भाजपा के फेवर में आ जाती है और कांग्रेस कहीं और से ले जाती है, अलग विषय है, लेकिन इसके ऊपर बड़ा ज्यादा केंद्रित कर रखा है। अगली बात, मैं इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ये सोचता हूं कि कुछ लोगों को मंत्रियों या विधानसभा के में से चुनाव लड़ाया जा सकता है या पूर्ण नए चेहरे उतार करके वातावरण बनाया जा सकता है, क्योंकि नए चेहरों में केंद्र सरकार के लिए कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर केंद्र का बना हुआ है उसके अंदर वन मैन शो है। वन मैन शो का अभिप्राय ये नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर सब कुछ केंद्रित हो गया, लेकिन एक व्यक्ति देश में इतना ज्यादा स्वीकार्य है कि उनके वो नाम नारा पर चलाया था एमपी के मन में, मोदी सफल रहा उनका, और राम नाम तो अभी है ही है। जी जी बिल्कुल। और ये जो बस अंतिम में बात ये कहना चाहता हूं इस चक्कर की कि जो राम मंदिर आंदोलन का विषय है, उसकी परिणति जिस रूप में हुई है, वह उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के खाते में जा रही है और जनमानस उनके फेवर में है। देखिए, शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी के शिष्य जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, हालांकि स्टेल था कोर्ट का, उसके बावजूद भी वो बन गए, उनके माध्यम से जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण और पूजा यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के मामले में जिस प्रकार से गद मिलाई जाती है, गंदगी फैलाई जा रही है, क्योंकि मैंने अपने इतिहास में, मैं 60 से ऊपर का हो गया हूं, मैंने कभी भी धर्म के प्रमुख को किसी धार्मिक आयोजन के बारे में इतनी गंदगी फैलाते नहीं देखा। इसका नुकसान बड़ा नहीं, मैं उसको उसी से लिंक कर रहा हूं, क्योंकि स्वरूपानंद जी के साथ कांग्रेस का तालमेल था, क्योंकि दोनों शंकराचार्यों का कांग्रेस के साथ तालमेल है, एक का भाई तो अभी चुनाव में हारा है पार्षद का, तो इसलिए इन सारे मामलों को देखते हुए डैमेज कांग्रेस का हो रहा है। यदि कांग्रेस ने कभी मुक्तेश्वरानंद महाराज को नहीं रोका तो एक छिंदवाड़ा के आसपास की जो सीट है वो भी काफी दिक्कत में आ सकती है। इसलिए लोकसभा चुनाव के में मध्य प्रदेश 28-29 के आसपास घूमता रहेगा। चलिए, आपका अपनी ही राय है शंकराचार्य को लेके, लेकिन रमेश जी, जो अभी सुरेश जी कह रहे थे छिंदवाड़ा सीट को लेकर कि संभावनाएं जता रहे थे कि नकुलनाथ या कमलनाथ का परिवार भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, वो तो एक उनका अनुमान है, जो उनको दिख रहा होगा, वो कह रहे हैं। लेकिन यदि हम पिछले चुनाव को देखते हैं तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद छिंदवाड़ा में कोई सीट नहीं जीत पाई थी, जब छिंदवाड़ा 2019 का चुनाव था। लेकिन इस बार का जो चुनाव अभी हुआ है विधानसभा का, इसमें भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का ही बहुमत है, कांग्रेस ही पूरी सीटें जीती है, 7 की 7 सीटें उसके पास आई हैं। तो छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का गढ़ दिख ही रहा है हमको, लेकिन कांग्रेस को जैसे मुरैना में 5 सीटों पर, वो मुरैना में आगे रही है यदि लोकसभा के नतीजे के आधार पर देखते हैं, धार में आगे रही है 5 सीटों पर, टीकमगढ़ में 3 सीटों पर आगे रही है, ऐसे जो अलग अलग जगह, खरगोन में आगे रही है। तो यह जहां संभावनाएं कांग्रेस को दिख रही हैं, तो क्या कांग्रेस का युवा नेतृत्व तो वहां पर फोकस करके जो 24% वोट का जो अंतर आया है पिछले लोकसभा चुनाव में, तो क्या उस खाई को भर सकता है? क्या 2-4 सीटें बढ़ा सकता है बीजेपी के सामने कांग्रेस का नेतृत्व? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस को अभी उतना कमजोर नहीं आंकना चाहिए। उसका यह है कि अगर हम 2023 और 2018 के चुनाव की तुलना करें, 19 को 1 मिनट के लिए पीछे करें, तो कांग्रेस के वोट में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, मुश्किल से आधा % वोट गिरा है। और उसमें भी अगर हम कांग्रेस के विद्रोहियों को मिला वोट जोड़ लें तो वो मुश्किल से 1/4% होता है। तो कांग्रेस की जो जमीन है वो बराबर बनी हुई है, एक बात हुई। अब दूसरा, छिंदवाड़ा सीट पर मैं आता हूँ। ये ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों से 1980 से उसमें छिंदवाड़ा पर कमलनाथ की
चर्चा होती है। लेकिन अगर आप 1977 का चुनाव परिणाम देखेंगे, सुरेश जी को ध्यान होगा, उसमें कांग्रेस को केवल एकमात्र सीट मिली थी छिंदवाड़ा की गार्गी शंकर जी के रूप में। और उसका एक कारण है कि ये जो छिंदवाड़ा के आसपास की पूरी बन्यांचल है, उसमें छिंदवाड़ा और बालाघाट 2 केंद्र हैं, जिला केंद्र। इन क्षेत्रों में सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में 1942 का जो आंदोलन था वो बहुत तगड़ा आंदोलन था, वहां गोलियां चली हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक तो कांग्रेस का प्रभाव था। दूसरा सबसे बड़ी बात जो नया परिवर्तन आया है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा में मिशनरी बहुत एक्टिव है। तो जितनी ताकत वहां पर भाजपा हराने को कांग्रेस लगाती है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मिशनरी बहुत ताकत लगाती है उसमें भाजपा हारे। इस कारण छिंदवाड़ा में उनका वर्चस्व बना हुआ है कांग्रेस का। और ये जो अभी हम मुरैना को देखें या भिंड को देखें, तो मुरैना में यहाँ जो कांग्रेस को लाभ जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस को जो लाभ मिला है वो लाभ मिला है भाजपा के विद्रोहियों के कारण। कितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए जो रुस्तम सिंह जी थे, उनका लड़का बसपा से जाकर के टिकट या कौन सी पार्टी से जाकर के टिकट लड़ने लगा। तो 3 ऐसे उनके लोग थे जो दूसरी पार्टियों से चले गए, उस कारण से उनका नुकसान होगा। लेकिन मुझे जो एक बात लग रही है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो विद्रोह वाले वोट थे, जो धार में भाजपा के विद्रोह का वोट थोड़ा इधर उधर गया है, मुरैना में गया है, भिंड में गया हुआ है, ये वोट कहीं ना कहीं लौट आएगा। छिंदवाड़ा में वो कवर करेंगे ये अभी मैं आज नहीं कह सकता, ना तो मैं हाँ में कह सकता हूँ ना मैं कह सकता हूँ। अभी थोड़ा सा वातावरण बनने के बाद हम छिंदवाड़ा को आकलन करेंगे। लेकिन मुरैना में भाजपा का वोट लौट आएगा, धार का वोट भी लौट करके आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि अब एक ही सीट है, अब इसमें से मान लीजिए थोड़ा सा मुझे जो इस बार लोकसभा में लग रहा है कि भाजपा को बड़ी तगड़ी टक्कर होगी, वो मंडला में और झाबुआ में तगड़ी टक्कर हो सकती है। ऐसी स्थिति में वो किसी एक आध सीट को उधर से बढ़ा लें अपना, तो स्वाभाविक रूप से उनकी उपलब्धि ही मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस बार का लोकसभा चुनाव, एक और बात मैं पटेलिया जी, प्रभु जी आपको बताता हूं कि भाजपा का वोट बढ़ा है, भाजपा का जो 7% वोट बढ़ा है अभी 2023 के, उसमें जो बढ़ा हुआ है बसपा का, सपा का, आम आदमी पार्टी का, निर्दलियों का, ये जो फोर्थ फोर्स के वोट थे वो आकर के हुआ है। यदि अलायंस बन जाता है, एंटी अलायंस बन जाता है और उसमें अगर 1-2 सीट छोड़ती है कांग्रेस उनके लिए, विशेषकर रीवा, सतना या मुरैना, तो मान करके चलिए वो वोट भाजपा से लौट भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगला जो चुनाव होगा वो बहुत टाइट का, जिस तरीके से, और मतदाता अभी भी उसके लिए साइलेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय राम मंदिर को लेकर के भारी उत्साह है लोगों में, लेकिन मतदाता, आम मतदाता अभी साइलेंट है। और चूंकि भाजपा के पास जो तुरुप का इक्का था, मोदी जी का चेहरा, वो मोदी जी का चेहरा उपयोग हो गया है विधानसभा चुनाव में। अब ऐसी स्थिति में भाजपा नया तुरुप का इक्का क्या लेकर आती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा ये 2024 का लोकसभा चुनाव। जी बिल्कुल सही बात की आपने सुरेश जी। 2004 में अटल जी की सरकार बनी थी, 2004 के जो नतीजे आए थे उसमें 4 सीटें बीजेपी को मिली थी जी, और 2009 में कांग्रेस ने फिर 12 सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश में जीती थी। तो ये जो एक सीटों का जो इजाफा हुआ था वहाँ पर, जो शाइनिंग इंडिया मूवमेंट के बाद का जो एक दौर था, जो रमेश जी जो कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा तो अभी इस्तेमाल हो गया, तुरुप का इक्का क्या हो सकता है, तो क्या राम मंदिर तुरुप का इक्का होगा, या जो एक इंडिया गठबंधन बन रहा है, और जिस तरीके से मायावती जी ने आज कहा है कि उनकी पार्टी अपने दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ना तो बीजेपी की तरफ जाएगी ना वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी। तो क्या ऐसे में वोट बढ़ता है, तो क्या कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ती हैं कहीं पर, ये कुछ वोट उनके पास आएगा सहयोगी दलों का, और बसपा यदि कहीं कोई पावर गेम करती है तो क्या कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ हम देखें तो? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 का है, इसकी प्रत्याशा में हम लोग बात करें तो विधानसभा चुनाव के जो संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों में हमें कुछ सीटों में भाजपा की ताकत कम होती हुई दिखाई दे रही है, और उस कम होने का अभिप्राय ये नहीं माना जा सकता कि लोकसभा में भी यही स्थिति बने, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे राजस्थान में हमने ये देखा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई और कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री का बेटा भी चुनाव हार गया लोकसभा का। तो ये समीकरण दोनों अलग अलग होते हैं। फिर भी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमने खुद भी ये खबर लिखी थी कि 8 सीटों पर कांग्रेस स्ट्रांग हो गई है। और जैसे मंडला है, मंडला में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए फग्गन सिंह कुलस्ते साहब,
और ओंकार सिंह मरकाम का प्रभाव ज्यादा है, ये सबको मालूम है, वो काफी प्रभावशाली नेता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस ने ओंकार सिंह मरकाम को ही मंडला से लड़ा दिया तो भगत सिंह कुलस्ते जी के लिए जीतना तो कठिन हो जाएगा। 5 सीटों पर वहाँ कांग्रेस को जीत मिली है लोकसभा में, मंडला लोकसभा क्षेत्र। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से धार में यदि ठीक से नहीं किया गया, भाई आप ये देखिए कि केवल एक सीट का विवाद था वहां, विक्रम वर्मा जी की धर्मपत्नी वाली सीट का विवाद था, जिसके कारण कई सीटें हार गए वहां। तो महामंत्री चुनाव लड़ने लग गए और अन्य नेता चुनाव लड़ने लग गए। तो ये जो परिस्थिति है नाराज होने वाली, उसका भी एक प्रभाव जो है आने वाले समय में झाबुआ और जो इस पे धार और रतलाम लोकसभा सीट है उस पे देखा जा सकता है। तो इस झाबुआ के अंदर पहले हमें सबको मालूम था कि कांतिलाल भूरिया जी हमेशा प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने दलीप सिंह भूरिया को भी चुनाव हराया। पिछली बार जो है जो भी वो चुनाव हारे थे तो उन्होंने विधानसभा में वापसी करके ये संदेश दे दिया कि अभी जो है दांत कमजोर नहीं हुए हैं, अभी भी वो शिकार करना जानते हैं। तो उसका भी ये इन सब नरेंद्र सिंह जी तोमर यदि मुरैना सीट की हम बात करते हैं तो आखिरी दिन जीतते हैं, चाहे अभी विधानसभा भी उन्होंने आखिरी दिन जीता है, ऐसे लोकसभा भी वो आखिरी दिन जीतते थे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां किस प्रकार का संतुलन बनाती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। फिर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में देता हूं। मैंने कई राज्यों का ऐसा विश्लेषण किया है जहां भाजपा को कोई पसंद नहीं करता। जैसे हरियाणा एक राज्य ऐसा था जिससे मैं कभी रहा हूं, मेरा जन्म वहां हुआ है। तो मैंने वहां ये देखा कि एकदम से नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष आकर्षण हुआ और वहां जो है एक तरफा, कभी 11 सीटों से ज्यादा नहीं हुई। वहां भाजपा की विधानसभा में भी बहुमत आ गया और लोकसभा में भी उसने एक सीट सहयोगी को दे दी, बाकी सारी जीत गई, कांग्रेस के पास सीट ही नहीं बची। तो ये जो जो दौर है, फिर आप एक चीज देखिए कि दो पक्ष एक साथ चल रहे हैं। पहला पक्ष ये चल रहा है कि राम मंदिर का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सनातन का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों का एक समूह बन रहा है। राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया जा रहा है, जनता में इसकी नेगेटिव प्रतिक्रिया होगी। आप अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, एक अलग पक्ष है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक तो एंटी भाजपा जा ही रहा है, पहले से ही जा रहा है, इसलिए आप उसको साध भी लेंगे तब कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो केवल इतनी सी बात है कि यदि आपने एक कैंडिडेट के मामले में आता है कि कैंडिडेट इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतने जबरदस्त दिए थे कि हम सब लोग उससे इंप्रेस थे। मैंने भी अनेकों अवसरों पर चैनल्स पर यह कहा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी चुनने में बहुत समझदारी का परिचय दिया। फिर इनके सब के बावजूद, जैसे मान लो दिग्विजय सिंह पिछली बार जो है भोपाल से चुनाव लड़ गए, तो निश्चित रूप से उनको हारना था, लेकिन यदि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक है कि वो जीत जाते। या लक्ष्मण सिंह जी अब फ्री हो गए, लक्ष्मण सिंह जी राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा के लिए कठिन तो हो ही जाएगा। तो इन सारे समीकरणों को देखने के बाद कांग्रेस के चांसेस को कम नहीं आंका जा सकता। केवल ये है। अच्छा, एक और जिस फैक्टर पर हम सब लोग नहीं बोलना चाहते, थोड़ा रुक करके हम प्रतीक्षा करना चाहते, लेकिन मैं संकेत में जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के चेहरे का बदलना, शिवराज जी की जगह मोहन यादव जी का लेके आना। हालांकि मोहन यादव जी ने काम करने के बाद ऐसा एहसास कराया नहीं है कि उनको पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले। जिस विजन से, जिस बातों से, जिस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनको पहले नहीं मालूम था, क्योंकि चुनते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल एक प्रशासक की भूमिका में आ गए वो। हाँ, उनके दिमाग में ये था कि भाई मैं बन गया, मतलब मेरे को ये काम करना। शिवराज जी का जो मामा भांजी वाला खेल था या मामला था, विषय था, प्रसंग था, उस प्रसंग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि अब रो करके बहुत दिखा लिया विधानसभा में कि मेरा मामा हट गया, मेरा भाई हट गया, हम तो वही चाहिए। क्या ये पक्ष जो है जो डैमेज करेगा उसको मोदी शाह की रणनीति और बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय की अपनी सीमा है यहाँ पर। रमेश जी, सुरेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो बिल्कुल ये जो लोकसभा के चुनाव के जो तैयारियाँ चल रही हैं और जिस तरीके से सर्वे हो रहे हैं कांग्रेस के 3 स्तर के, तो सर्वे अपनी जगह है, लेकिन एक बात जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं यदि छिंदवाड़ा से तो एक अलग संभावना वहाँ पर होगी। दिग्विजय सिंह यदि राजगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की 1 सीट बढ़ाने की वहाँ पर संभावना दिखती है। अजय सिंह राव होल हो गए, अरुण यादव हो गए, ऐसे नेता यदि और कुछ नए युवा नेताओं को भी मैदान में उतारा जाता है तो शायद कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। नहीं तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मध्य प्रदेश में मोहन राज, ये दोनों मिलकर फिर एक वो 2019 में जो रिजल्ट आया था वो दोहरा सकते हैं या उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादि।